Neta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे दो पहलुओं पर। पहला पहलू भारतीय जनता पार्टी, देश की सत्तारूढ़ पार्टी और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी। कोविड की दूसरी वेव के बाद जो बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त रहती है कि आखिरी में वो आएंगे और अगर बिसात कमजोर पड़ रही है तो दांव उलट जाएगा। ऐसे नरेंद्र मोदी, उनकी छवि पर क्या असर पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी कोविड की दूसरी वेव के बाद अपनी रणनीति में किस तरह के बदलाव कर रही है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जहां से 80 सांसद दिल्ली आते हैं, वहां पर क्या स्थिति है? योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसा परफॉर्म कर रही है? इमेज मैनेजमेंट कैसा हो रहा है? मंत्रिमंडल में फेरबदल की लगातार खबरें चल रही हैं। इन सब के बीच जब एक बड़ी सांगठनिक बैठक हुई लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के नेतृत्व में, तो उन बैठकों के बाद जो अटकलों का दौर शुरू हुआ, उनका क्या आधार है और उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, इन पर विस्तार से बात करेंगे। साथ में बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी पर, जिसका न्यूक्लियस उत्तर प्रदेश में है। क्या बीएसपी एक स्पेंट फोर्स है? क्या मायावती एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हैं? लगातार 2012 से चुनाव हारने के बाद 12 हारी, 17 हारी, 14 और 19 का लोकसभा हारी, या रिवाइवल की गुंजाइश है? बसपा में अगली पीढ़ी के कौन दावेदार हैं? और इन सब के बीच एक खबर जो बीते दिन आई, जब हम शुक्रवार को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गुरुवार का डेवलपमेंट है कि जो विधानसभा में बसपा के नेता थे लालजी वर्मा, उन्हें मायावती ने पार्टी से निकाल दिया है। इसके अलावा एक और वरिष्ठ नेता थे राम अचल राजभर, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है। तो एक लंबी फेहरिस्त है जो राशिद मसूद, सोनेलाल पटेल से शुरू होती है और यहाँ तक आती है। तो बसपा की चुनावी संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी निखिल वाट और दो मेहमान जो कृपा पूर्वक नेता नगरी में अपनी आमद दर्ज करवाने के लिए राजी हुए हैं। बद्री नारायण जी प्रयागराज स्थित गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक अध्ययन संस्थान के निदेशक हैं। एक परिचय और है बद्री नारायण जी का, बल्कि दो। बद्री नारायण जी राइट विंग पॉलिटिक्स पर अपनी प्रखर टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और इनकी अभी हाल ही में एक किताब आई, मैं आखिरी में भी रेकमेंड करूंगा और जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। जल्द ही किताब वाला में आपको बातचीत दिखेगी। ये पेंगुइन से किताब है, हाउ द संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। इस किताब के लेखक और भी कई किताबों के काशीराम के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड बायोग्राफी लिखी है बद्री नारायण जी ने। और बद्री नारायण जी का जो परिचय मेरे ही के सबसे करीब है वो इनका कवि स्वरूप वाला परिचय है। बद्री नारायण जी ने हाल ही में कुछ नई कविताएं लिखी जो आपको लल्लन टॉप पर पढ़ने को मिल जाएंगी। और मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि नेता नगरी के भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में उन कविताओं का लिंक दें। बद्री नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर के, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। दूसरे मेहमान हैं हमारे मित्र और जिनकी राजनीतिक सूझबूझ और राजनीति के अध्ययन के लिए जिस किस्म की मेहनत और तैयारी की जरूरत है, उसके सजीव वाहक संतोष कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर लंबे समय से नजर रखे हुए हैं, इसके उतार चढ़ाव, इसके बदलाव। संतोष कुमार जी लेखक भी हैं और इनकी जो एक किताब मुझे सबसे दिलचस्प लगती है पढ़ने में, वो 2019 के लोकसभा चुनाव पर है। और आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी उन चुनाव पर, लेकिन इस किताब की खासियत ये है कि इसमें बीजेपी की इस चुनाव की तैयारियों के जो बारीक ब्यौरे हैं, चाहे वो डेटा के लेवल पर हो, चाहे रणनीति के लेवल पर हो, संतोष कुमार जी ने उस किताब में विस्तार से लिखा है और हमने किताब वाला में इस पर बात भी की थी। संतोष कुमार जी, एक बार फिर से नेता नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी स्मृति साथ नहीं दे रही, वो किताब प्रभात प्रकाशन का ही है? जी बिल्कुल, प्रभात प्रकाशन से है, भारत कैसे हुआ मोदी में। तो साथ दे रही है मतलब स्मृति। संतोष जी, पहला सवाल मेरा आपसे है,
और बहुत सीधा सवाल है, बिल्कुल चाय के नुक्कड़ पे जो सवाल पूछा जाता है, यूपी में क्या हो रहा है? सौरभ जी, बिल्कुल यूपी में जो भी हो रहा है इस वक्त, वो मेरे जानकारी के मुताबिक और जो मैंने इसमें बातचीत की है उसके हिसाब से ये सिर्फ शोर है। इसमें कहीं कोई सत्यता अभी नहीं है। और मैं स्पष्ट तौर से ये बताना चाहूंगा कि यूपी में फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। संगठन और दोनों ही स्तर पर, दोनों ही स्तर पे ना तो प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक बता रहा हूं मैं आपको, और ना ही नेतृत्व परिवर्तन योगी जी को हटाया जा रहा है, और ना ही कैबिनेट में कोई रिशफल हो रहा है। अच्छा, उसमें भी कोई जुड़ाव घटाव नहीं? उसमें कोई जुड़ाव घटाव नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं कि अभी समय बहुत कम है। अगर नेतृत्व परिवर्तन होता, जब आप चुनाव में जाने वाले हैं, मुश्किल से 5-6 महीने का समय बचा है, अगर साल भर का समय होता तो फिर आप कर सकते थे। लेकिन अभी मान लीजिए अगर आपने कुछ लोगों को मंत्री बनाया, स्वाभाविक तौर से जिनको आप नहीं बनाएंगे वहां नाराजगी होगी, और जिनको बनाएंगे आप ये कहेंगे हम जैसे लोग ही, हम मीडिया में जो बैठे लोग हैं और बाकी लोग भी कहेंगे कि ये राजनीतिक लॉलीपॉप, आपने कुछ ऐसा थमा दिया। तो अभी इसका कोई अभिप्राय नहीं है, मतलब इसका कोई औचित्य भी नहीं है कि आप ऐसा करें तो आपको बेनिफिट क्या होगा। मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो बार बार चल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को ले आएंगे, लेकिन अगर अभी अगर उनको ले भी आएंगे तो फिर अभी 2-3 महीने में अपनी वो टीम बनाएंगे, फिर काम करेंगे, तो आखिर चुनाव कब लड़ेंगे? तो एज ऑफ नाउ जो पार्टी की स्ट्रेटजी है उसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है जी, जो मेरी जानकारी है अभी तक के हिसाब से। पर इतना हल्ला बरपा हुआ है, लखनऊ में बरपा हुआ था 2-4 दिन, और सब खबरें चल रही थी कि सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं वो दिल्ली आए, फिर दत्तात्रेय होसबले जी की वहां पर विजिट होती है और सारी चीजों की, उनके पीछे क्या आधार था? बस ऐसी सुर्गेबाजी थी सियासत? निश्चित तौर से नहीं, इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो कई बार जब चुनाव का मौसम आ गया है तो एक जो विपक्ष की ओर से भी चीजें, बहुत सारी चीजें उठाई जाती हैं जिसको प्रोपगेट कह सकते हैं, या आप कह लीजिए उनकी एक रणनीति हो सकती है। वो मैं उसको प्रोपगेट नहीं कहूंगा, विपक्ष की रणनीति होगी अपनी वो। एक जो दूसरा अहम फैक्टर है वो इंटरनल, जो आप कहते हैं, इंटरनली भी कुछ लोग इस चीज को हवा देने की स्थिति में, जिनको अभी तक जो मनमाफिक चीजें नहीं मिली है। तो ये दो रीजन है, एक तो विपक्ष की ओर से, और दूसरा जो योगी जी से नाराज, योगी जी के कार्यशैली से नाराज, और योगी जी के आसपास जो लोग हैं उनसे नाराज हो सकते हैं। ये मामला जो उठा है वहीं से उठा, और ये बात आगे तक बढ़ी, और आगे बढ़ी तो निश्चित तौर से केंद्रीय नेतृत्व, जब चुनाव के समय कोई ऐसी हलचल होती है, कोई ऐसी बातचीत होती है, तो उसका संज्ञान लेकर के उसका पटाक्षेप करना भी नेतृत्व का जो है एक उसकी सोच में रहता है। क्योंकि मान लीजिए आप योगी जी को हटाने की बात चल रही है, योगी जी अपने मुंह से नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि अपने बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि ये निर्णय जनरली आप भी जानते हैं कि पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी का संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री को लेकर के पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है, डिसीजन लेता है। तो निश्चित तौर से बीएल संतोष का जाना, जो संगठन मंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं केंद्रीय, और वहां जाकर के उन्होंने सारा फीडबैक लिया, और मुझे लगता है कि उस फीडबैक में ही ये सारा मैसेज दे, जो मैंने आपसे भी पहले बताया कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये शोर है सिर्फ इस वक्त के लिए, और ये शोर को थामने की कोशिश थी वहां पे जाना उनका। मीटिंग के दौरान रात में जब ये सब अटकलें चल रही थी, तब बीएल संतोष के धड़ाधड़ ट्वीट आते हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए, और बीच मीटिंग में मैसेज डिलीवर करने की ये अदा मुझे छत्तीसगढ़ के टिकट वितरण की याद दिलाती है। अगर आप मेरे दर्शकों को एक बार फिर से वो प्रसंग बता सकें। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में आपको याद है कि विधानसभा चुनाव 2018 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक सेटबैक था, जिसमें कि 3 राज्य आप लूज कर गए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो इंपॉर्टेंट पिलर था आपका। तो ये था कि और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो हार थी, आपने भी चुनाव कवरेज किया था, आपको भी याद होगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हार थी उसमें वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। मतलब इवन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में वोट शेयर कांग्रेस से 0.2% ज्यादा ही था बीजेपी का। तो वोट शेयर में अंतर नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो वोट शेयर काफी कम हो गया था, यानी आप लोग काफी नीचे आ गए थे। तो पार्टी को ये लगा था कि यहाँ एक बड़े बदलाव की जरूरत है। तो उन्होंने पार्टी मतलब जो कोर ग्रुप की मीटिंग होती है टिकट वितरण से पहले, आपको मालूम है, तो उस मीटिंग में कह दिया गया था कि आप नए चेहरों पर विचार करिए। लेकिन क्या है कि कोर ग्रुप जो बैठता है उसमें स्टेट लीडरशिप होती है। अब स्टेट लीडरशिप में सीएम और बाकी लोग होते हैं, तो कुछ जो नाम थे
वो नहीं हटाया गया। खासतौर से आप रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की बात कर रहा हूं मैं, वो भी नाम मौजूद था। तो राजनांदगांव से सांसद थे। हाँ, तो दोबारा जब पैनल आया तो उसमें कुछ पुराने नाम दिखे जी। जब दिखा तो सीईसी की मीटिंग में तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, जो उस समय छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव डॉक्टर अनिल जैन को, कि अब आप जाइए और मीडिया में जाके बोलिए। तो वो नीचे आए और उन्होंने बयान दिया कि नए सिरे से वो लिस्ट आएगी और फिर वहां पूरा सभी मतलब जितने भी सिटिंग है उनको हटाने का निर्णय ले लिया गया है, नए चेहरे आएंगे वहां से। तो ये पार्टी की स्ट्रेटजी का जो पार्ट होता है जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसी सोच के तहत वो बयान भी हुआ था। और अभी जो आप ये जो कंट्रोल की बात अब कर रहे हैं, जो उन्होंने बीएल संतोष ने लगातार ट्वीट्स किए और जो चीजें वहां बनी, तो मुझे लगता है कि इस समय पार्टी को भी ये लग रहा है कि अभी अगर हमने कुछ बदलाव किया, बदलाव का मतलब क्या होता है, आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे। यूपी जैसे स्टेट में सेंटर के लिए ऐसा कर पाना, सेंट्रल लीडरशिप के लिए ऐसा कर पाना, अभी आपने कहा कि सबसे बड़ा स्टेट, आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि 80 सीटों वाला स्टेट है। आप याद करिए कि अभी 48 सीटों वाला महाराष्ट्र आपके पास नहीं है, 42 सीटों वाला बंगाल आपके पास नहीं है, और 80 सीट अगर इसको आप मिला देंगे तो अमूमन 170 सीटों के आसपास होता है। यानी कहीं ना कहीं अगर अंक गणित को आप देखें तो वो उधर ज्यादा स्ट्रांग दिख जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई भी है और बड़ी चुनौती भी है कि इस 80 सीट वाले किले को मजबूत रखना है। मजबूती नहीं मतलब जितना अभी है उससे भी स्ट्रांग बना के रखना है। ये पार्टी की रणनीति है, पार्टी की सोच है। इसलिए कहीं भी अपनी ओर से पार्टी ये नहीं एक्सेप्ट करेगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि हाँ हमसे कोई चूक हो रही है या हमसे कोई गलती हो रही है। हाँ, इसमें कहीं कोई कमी है तो इंटरनली पार्टी अपनी ओर से जो करेक्टिव मेजर्स होते हैं वो लेती है और उसको किया जा रहा है। जी बद्रीनारायण जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। चुनावी टैक्टिक्स के स्तर पर हम लोग लंबे समय से राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर देखते आए हैं कि उत्तर प्रदेश सामाजिक पहचान की जो राजनीति है उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला रहा है। लोहिया जी के जमाने से हम देखें, चाहे वो पिछड़े पावे 100 में 60 संसोपा वाली नारे की बात करें, उसके बाद चौधरी चरण सिंह के फॉर्मूले की, अजगर फॉर्मूले की बात करें, राजनीति की बात करें, लोकदल की राजनीति फिर आगे जाकर बढ़ती है। लेकिन 90s में जो एक पूरा नारा आता है मंडल का, कमंडल का, बसपा का उभार 1984 ऑनवर्ड्स जिस तरह से होता है उत्तर प्रदेश की जमीन पर, जबकि काशीराम जी मूलतः पंजाब के रहने वाले थे, नौकरी उन्होंने महाराष्ट्र में की थी, लेकिन वामसेव की और बसपा की जमीन यहाँ मजबूत हुई। इसके अलावा हम छोटे दलों के प्रयोग भी देखें, अगर बद्रीनारायण जी, चाहे वो पीस पार्टी का प्रयोग हो, अपना दल का प्रयोग हो, राजभर जी की पार्टी का प्रयोग हो, तो निषाद पार्टी का प्रयोग हो, इस तरह के लगातार प्रयोग सामने आते रहे। केशव मौर्य जो महान दल का प्रयोग है, केशव प्रसाद मौर्य मेरे ख्याल से उनका नाम, महान दल के जो किया है, तो उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं। और जो दो बड़े राष्ट्रीय दल हैं उनके सामने ये चुनौती भी रही है कि ये जो कास्ट आइडेंटिटी को असर्ट करने वाली गोलबंदी है, इसको कैसे काउंटर किया जाए। मौजूदा राजनीतिक हालात में आपको क्या लगता है बीजेपी की किस तरह की रणनीति बन रही है, क्या उनका दांव होगा? देखिए सौरभ जी, जो जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, आपने जैसे बताया कि बहुत सारी छोटी छोटे दल, छोटी छोटी जातियां अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए छोटी छोटी पार्टियां, बहुत सारे बीजेपी जो है वो एक तरह का कॉन्फेडरेशन ऑफ कहते हैं कई जातियों का सोशल समन्वय, कई जातियों का सोशल समन्वय। ये है बड़ी राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल भी क्या करती है कि जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कि वो बहुत सारी छोटी छोटी जातियों को, बड़ी सारी जातियों को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन दे करके उन्हें अपने एक ब्रॉडर फ्रेम में ले आती है। बीजेपी इसी रास्ते पर चलती रही है, इससे उसने जातीय रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे उसको जातियों को दिया है। अपनी राजनीति में पद देना, जिम्मेवारियां देना, भूमिकाएं देना, ये सब उन्होंने किया है। अब सवाल है कि आगे, आपका प्रश्न है कि ये अभी क्या बीजेपी, तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का सोशल बेस है उत्तर प्रदेश में वो अभी फ्रैगमेंट नहीं हुआ है। कोरोना ने आकर के एक ऐसा माहौल बनाया है जिसमें कि
असंतोष सरफेस पर है, जिसको मैं कहता हूँ चक्रवात में असंतोष है, जी। पर हवा जैसे घूमती रहती है वैसे घूम रहा है, लेकिन उसका कोई रूट नहीं है, सोशल रूट अभी उसका बन नहीं पाया है। वो तभी बनेगा जबकि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उसका इस्तेमाल करे, जी। पॉलिटिकल अपोजिशन उसका इस्तेमाल करके उसको सोशली रूटेड बनाएगी। वो अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी अगर आप माने तो जातियों के आधार पर अगर आप देखें तो बड़ी जातियां, जो ऊंची जातियां जो हैं, उनका जो झुकाव है वो तो उनकी तरफ है ही। और उन्होंने एमबीसी ओबीसी में एक अपना लीडरशिप डेवलप किया है, यानी कुर्मी, पटेल, मौर्य, ये जो आप देख रहे हैं, जो यादव, नॉन जाटव जो कास्ट मोबिलाइजेशन है, वो अभी भी बीजेपी की राजनीति की धुरी है, यानी ओबीसी और एमबीसी के बीच। एमबीसी एक बड़ा फैक्टर है जिसमें अभी बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस वहां पे अपना काम कर सकती है। मुझे लगता है बीजेपी अभी एमबीसी को मोबिलाइज करने की दिशा में अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को शार्पन कर रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अच्छा, पहले क्या था कि आप जिम्मेवारियां बड़े स्तर पर दे करके रिप्रेजेंटेशन देते थे। अब क्या है कि जिम्मेवारियां छोटे स्तर पर दे के भी आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पंचायत चुनाव में राज्य जिला अध्यक्ष बना करके आप कहते ना, यू कैन गिव देम, आप उनको रिप्रेजेंटेशन छोटे छोटे स्तरों पर दे करके भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये भी चल रहा है साथ साथ, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल पर कास्ट को अपने साथ जोड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है लगातार। जी। बद्रियान जी, आपने अपने जवाब में एक टर्म का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल वहीं से उपजता है। इस चीज को लेकर खूब बात हो रही है कि, और ये बात बीजेपी के कई बड़े नेता भी, विधायक भी, मंत्री भी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में स्वीकारते हैं कि भाजपा सत्ता में आई है जो पिछड़ा वर्ग है उसके वोटों के सहारे। जो सवर्ण वोट बैंक था वो मोर और लेस इंटैक्ट था, कभी कभी चला जाता था टैक्टिकली इधर उधर कि अच्छा बसपा की सरकार आ रही है, या क्षत्रिय वोट बैंक 12 में सपा के साथ चला गया, 7 में ब्राह्मण बसपा के साथ चला गया। और वो भी उनका कहना है कि ऐसा नहीं होता कि सब चला जाता है, थोड़ा जाता है लेकिन माहौल बहुत बन जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं सामने, और नरेंद्र मोदी जी खुद एक पिछड़े वर्ग आते हैं और उस आइडेंटिटी को असर्ट भी करते हैं, गरीब पृष्ठभूमि की आइडेंटिटी को भी और कास्ट आइडेंटिटी को भी सटल ढंग से। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो एक मोमेंटम बिल्ड होता है। लेकिन उनका ये कहना है, उन आलोचकों का, कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्हीं कथित सवर्ण जातियों से आते हैं, है ना। उसके बाद आपने डिप्टी सीएम 2 बनाए, उसमें एक ब्राह्मण का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, एक आपने केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया। और जो पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन की बात थी वो उतने बड़े लेवल पर दिख नहीं रही है, एमबीसीज का रिप्रेजेंटेशन जो है। और इसके इर्द गिर्द पर वो ये कहते हैं कि बीजेपी को अगर ये वोट बैंक रिटेन करना है तो उनको और एग्रेसिवली प्रमोट करना पड़ेगा। कई लोग फिर ये सुर्गा भी चलाते हैं कि क्या ऐसा कुछ होगा कि जो असम मॉडल है, हालांकि एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे कहा कि ये पत्रकारों की थ्योरी ज्यादा है, भाजपा की थ्योरी कम है, कि 2021 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सीएम के फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने के बजाय बीजेपी की एक कलेक्टिव लीडरशिप को प्रेजेंट किया जाएगा, और विधानसभा के नतीजे आने के बाद अगर जीतते हैं तब यह तय किया जाएगा, जैसे असम में हुआ कि सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों को प्रोजेक्ट किया गया था। तो आपको लगता है संतोष जी कि बीजेपी के अंदर, आई एम श्योर इस चीज को लेकर मंथन भी हो रहा होगा कि हमने जिन एमबीसी कास्ट को या नॉन जाटव कास्ट को टैप किया है, जो हाथरस में घटना हुई उसको मोबिलाइज करने की कोशिश की विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, सबने, तो इसको लेकर क्या चिंताएं और क्या रणनीति है पार्टी के अंदर? देखिए, मैंने पहले भी सौरभ जी बताया कि इस तरह का डिसीजन जो मुख्यमंत्री को लेकर खासतौर से होता है वो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। निश्चित तौर से आपने जो बातें कही कि उनके नेतृत्व में घोषित करके लड़ा जाएगा या नहीं, मेन सवाल ये है। मुझे अभी लगता है कि हो सकता है, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जो सीएम है, सिटिंग सीएम है, वो मतलब अघोषित तौर से भी वो सीएम कैंडिडेट ही होता है, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है जनरली जी। तो मुझे ये लग रहा है कि पार्टी की ये स्ट्रेटजी जरूर हो सकती है कि अगली बार जब हम चुनाव लड़े तो पहले से घोषित करके ना करके एक कलेक्टिव लीडरशिप के तहत जा सकती है पार्टी। लेकिन ये डिसीजन अभी पार्टी में कोई फाइनल अभी नहीं हुआ है।
चर्चा इस बात की जरूर है, इसको लेकर के कोई मतलब कह सकते हैं मतलब असहमति नहीं है। दूसरी बात की जो आप चुनाव में जो कास्ट इक्वेशन की आप बात कर रहे थे, तो बीजेपी की मैं मतलब एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि पहले 2017 में पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उस समय पार्टी विपक्ष में थी, बीजेपी सत्ता में नहीं थी। तो जब आप विपक्ष में रहते हुए चुनाव की कोई व्यूह रचना करते हैं तो वो एक अलग तरीके की होती है, और जब सत्ता में होते हैं तो उसकी व्यूह रचना अलग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार पार्टी की स्ट्रेटजी बिल्कुल बदली हुई होगी, क्योंकि पिछली बार आपने एक 14 साल का आपका वनवास भी था और वहां एक सिटिंग सरकार थी, उसके खिलाफ आप लड़ रहे थे, तो आपने एक अलग रचना बनाई थी। बीजेपी की जो पूरी स्ट्रेटजी, जैसा अभी बद्रीनारायण जी बता रहे थे, बीजेपी अपनी पूरी रणनीति जो है यूपी में जब बनाती है तो वो 60% वोट पे बनाती है, 40% को वो अमूमन माइनस करके ही चलती है। 60% में जिसमें नॉन जाटब, फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास जिसकी बात अभी हो रही थी, बाकी जो 40% है जिसमें कि 10% जाटब, 10% यादव लगभग और 20% के आसपास जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी है। तो ये उनको जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, मतलब ये नहीं करो रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं या उनको साइड करके चलते हैं, लेकिन जब स्ट्रेटजी मेकिंग होती है उनकी कि हमको मोटा मोटा कैसे लेके चलना है पूरी स्ट्रेटजी को, तो ये 60% को लेकर के चलते हैं पूरी तरीके से। उनकी लड़ाई ही 60% पे ही अपना वो सेटअप रखते हैं पूरी तरीके से। तो अगर दोनों चुनाव में मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार क्या था कि आप विपक्ष के रूप में लड़े, इस बार अगर आप लड़ेंगे तो व्यूह रचना क्या होगी। यूपी में 1,63,000 बूथ है, जिसपे अमूमन 1,48,000 पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग अपना एक बूथ रिप्रेजेंटेशन है। बंगाल में वो चीज नहीं था, तो बीजेपी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि हमारी जो स्थिति है कि बंगाल जैसी हो जाए या बंगाल रिपीट हो जाए, वो स्थिति कम से कम यूपी में नहीं है संगठन के मामले में और बूथ लेवल के मामले में। लेकिन पिछली बार जैसे अमित शाह जी लगातार कहते रहे कि बूथ जीता चुनाव जीता, लेकिन इस बार जो यूपी का चुनाव होगा उसमें बूथ का रोल बहुत बहुत अधिक नहीं होगा। बूथ का रोल जो अगर मैं आपको बताऊं तो 25% बूथ का रोल होगा। 25% भूमिका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की छवि है, जो उनका क्रेज है, उसको लेकर के 25% होगा। लेकिन 50% लड़ाई स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी एक्टिविटीज है, जो उनकी उपलब्धियां कह लें या जो उनके कामकाज है, ये टोटल मतलब लगभग इस बार की जो व्यूह रचना बीजेपी की होगी वो इस अंकगणित के आधार पे होगी, 25%, 25% एंड 50%। इसके आधार पे बीजेपी आगे बढ़ेगी। और अभी जो मैंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन या बाकी चीजें नहीं होने जा रही, वो उसके पीछे रीजन ये है कि पार्टी ने चुनावी स्ट्रेटजी को यहां से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पार्टी चुनावी मोड में आने लगी है और आपको मुझे लगता है कि ये जून चल रहा है, जुलाई से आपको एक्टिविटीज भी दिखने लगेंगी। मेरे साथी निखिल जी, कुछ उनकी उत्सुकताएं थी कांग्रेस और सपा की रणनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में। निखिल, वो भी मैं जानना ही चाहता हूँ। उससे पहले मेरा संतोष जी से एक क्वेश्चन था। संतोष जी ने जब आप पहला क्वेश्चन आपने किया था और वो बता रहे थे कि मीटिंग्स कैसे हो रही थी, और उन्होंने एक थीसिस भी रखी कि उन्हें क्या लगता है कि इन मीटिंग्स के पीछे क्या हो सकता है। उन्होंने दो बड़ी चीजें कही कि एक चीज तो पार्टी वो काउंटर करना चाहती है जो यूपी का और नेशनल ऑपोजिशन है, वो जो बातें कर रहा है उसको वो लोग अकोमोडेट करना चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा इंटरनल फीडबैक। मैं चाहता हूं सर कि आप ये इंटरनल फीडबैक वाली बात को थोड़ा इलैबोरेट करें, किस तरह का फीडबैक है, क्योंकि बहुत निकल मीटिंग के अंदर क्या बात होती है ये नेशनल प्रेस में तो कम से कम बहुत ही कम आया है कि असंतोष है या कोई शिकायतें हैं या एक्सेस का या डिलीवरी का क्या क्या इशू है। अंदर जब बात होती है पार्टी के अधिकार मतलब जो कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं या ऑफिस बेयरर्स हैं, तो उन्होंने जो नेशनल लीडरशिप पहुंची वहां पे, उन्होंने उनसे क्या कहा, क्या इस बारे में कोई जानकारी है सर? मैंने दो रीजन बताया, इंटरनल फीडबैक नहीं था वो। मैं कह रहा हूँ कि एक विपक्ष का एक अपना एजेंडा और दूसरा कि पार्टी में जो उनसे नाराज लोग हैं वो ऐसी हवा फैलाना, बात करना कि भाई सरकार में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, संगठन ऐसा करने जा रहा है। एक जो र्यूमर्स उड़ाना जिसको कह सकते हैं, अभी के संदर्भ में मैं उसको र्यूमर्स ही कहूंगा, क्योंकि मैं आपको अभी तक की जानकारी बता रहा हूँ। इस समय की एक क्लियर कट जानकारी है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं, और जितना भी पीछे हुआ उसके पीछे सिर्फ र्यूमर्स, जो पार्टी में योगी अगेंस्ट ग्रुप है
उनकी ओर से और एक विपक्ष का अपना एजेंडा। ये दो रीजन थे। जी निखिल जी। तो जो नोट्स वो बना करके दिल्ली ले गए हैं उनमें मतलब उनमें क्या होने की संभावना ज्यादा है आपके हिसाब से? मतलब एक कंटिन्यूटी वाली बात तो आप कह ही चुके हैं कि कुछ चेंज नहीं होने वाला है। क्या कोई भी ऐसा फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज, देखिए क्योंकि इसमें अभी खत्म ही हो रहा है कार्यकाल नहीं, दो तीन चीजें होंगी इसमें। एक तो पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। मैंने आपसे बोला कि जुलाई से इनकी एक्टिविटीज आपको दिखने लगेंगी। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि कोविड काल में जिस तरह की चीजें आई हैं और खासतौर से सेकंड वेव में जिस तरह से एक कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इमेज को लेकर के सवाल आया और बातचीत हुई, तो ये एक स्ट्रेटजी बन रही है। मतलब उसको मैं पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कि जब अब हम जो ग्राउंड पे लोगों को भेजेंगे तो हम संगठन के लोगों को ज्यादा भेजेंगे। संगठन के लोग ज्यादा जाएंगे सरकार के बनस्पत, यानी सरकार के जो लोग हैं, क्योंकि सरकार के लोगों से सरकार में बैठे हुए जो कुछ व्यक्ति हैं उनसे नाराजगी हो सकती है। कई बार जब पद पे आदमी ऊपर बैठा होता है और उसको कुछ लोग अप्रोच करते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं हो पाते होंगे या कुछ वो उनकी ओर से मदद नहीं मिलती है, तो नाराजगी ज्यादातर सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से, सरकार में बैठे हुए लोगों से हो सकती है। लेकिन जो संगठन में जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं लोग, जो हमारे घर के आसपास होते हैं, जो कार्यकर्ताओं के घर मतलब लोगों के घर के आसपास होंगे, ऐसे संगठन के लोगों को ज्यादा ग्राउंड पे भेजने की एक सोच बन रही है ओवरऑल इस मीटिंग के बाद, जो मेरी जानकारी है। हम सौरभ वाले सवाल पे आ जाते हैं। जी, बद्रीनारायण जी से हम वही सवाल जानना चाह रहे थे कि जो निखिल के तरफ जो सवाल टॉस किया था कि सपा और कांग्रेस की और बसपा की रणनीति को लेकर मैं चाह रहा था कि बद्रीनारायण जी कुछ बताएं, क्या दिख रहा है अभी ऑन ग्राउंड? देखिए, ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो सपा वैसे दो लेवल है सपा को समझने का। एक जो सपा का जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी अपनी एक्टिविटीज, लोकल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज सपा की तो बड़ी है। इधर करीब जब से ये कोरोना का चला है तो कोरोना में इनको भी एक स्पेस दिख रहा है कि इससे हम अपने को मोबिलाइज कर सकते हैं, एक तरह से रीबिल्ड कर सकते हैं। सपा एक तरह से निराशा की फील्ड से गुजर रहा था एक खास तरह से, उसको रीबिल्ड करने का एक मौका मिला है। लेकिन जो उनका टॉप लीडरशिप है, उनके जो चेहरे हैं सपा में, वो चेहरे बहुत एक तरह से एक कहते हैं ना मुरझाए हुए चेहरे, यानी वो या तो ट्विटर पे संवाद कर रहे हैं या यानी उनकी जन व्याप्ति नहीं है। और ये मुझे लगता है जब तक इसको स्टोर नहीं करेगी समाजवादी पार्टी तब तक एक बेहतर विपक्षकारों की भूमिका नहीं निभा सकती है। कांग्रेस में उल्टा है, कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप है वो लगातार विजिबल है, वो अपने सोशल मीडिया, ये प्रियंका गांधी उस पूरे डिबेट को, डिस्कोर्स को लीड कर रही है। लेकिन ग्रास रूट पर क्या है, ग्रास रूट पर वो इवेंट मैनेजमेंट होकर रह जाता है, यानी कहीं कुछ हुआ तो उसका फॉलो अप नहीं होता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मान लीजिए वो निषादों के यहाँ आकर के बैठी, वहां पे उन्होंने सपोर्ट किया, तो अब उसके बाद फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन उस फॉलो अप के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जो बीएसपी है उसमें वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति में है। उनका जो टॉप लीडर है वो घर से नहीं निकल रही है, वो मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी बहुत कम रहती है, उसके लोग थोड़े बहुत रहते हैं। लेकिन उसका जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में अभी भी ट्रैक्ट है, स्ट्रांग है, लेकिन वो दूसरों को जोड़ पाने की शक्ति उसकी होती जा रही है। यानी बीएसपी की शक्ति क्या होती थी कि जैसे एक खूंटा होता है, खूंटा के अराउंड सारे और खूंटे छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं, और यही उनका, और तो वो है मान लीजिए जाटो बेस उनका अभी भी इंटैक्ट है। यानी चंद्रशेखर आजाद के इतने प्रयास के बावजूद ये हम सब देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ जाटो है वो मायावती को वोट करेगी। लेकिन उसके साथ जो दूसरी जातियों का समन्वय है, जुड़ाव है, वो उसका तरीका ये सोचते हैं कि टिकट दे देंगे दूसरी जाति कैंडिडेट को, उसके साथ और आ जाएंगे। यानी हमारे जाटो बेस के साथ दूसरी जातियां जिनको हम टिकट देंगे उनका जो सपोर्टर है वो जुड़ जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो वो इस बार कमजोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सोशल अलायंस फॉर्म करने की शक्ति जिस पार्टी के पास ज्यादा होगी वही उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत होगी, महत्वपूर्ण होगी। और वो अभी भी बीजेपी को एज है इसमें। समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के तुलना में अगर देखें बीजेपी को अभी भी उसमें एक प्रभावी भूमिका है, क्योंकि उसने अलग अलग कारणों से ढेर सारे सोशल ग्रुप्स को अपने तरफ जोड़ रखे हैं। रिप्रेजेंटेशन का आपने सवाल किया, बहुत अच्छा है कि ऊपर में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि रिप्रेजेंटेशन के मल्टीपल लेयर्स होते हैं पार्टी में। जैसे मान लीजिए आपने एमएलए का टिकट दे दिया, बहुत सारे एक जाति के 10 लोग या 5 लोग एमएलए होके आ जाते हैं,
तो वो अपने को एक विजिबिलिटी उसको मिल जाती है। तो हम अगर एनालाइज करें बीजेपी के स्ट्रक्चर को, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जातियों को उन्होंने अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं। मिनिस्ट्री में भले ना दिखे वो चेहरे, भले ही वो चेहरे योगी और योगी के साथ न दिखे, लेकिन हॉरिजॉन्टल पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुतों को अपने साथ कॉन्शियसली जोड़ा है, यानी वो उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इट्स वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी। जी सौरभ जी, इसी में जैसे बद्री जी ने कहा, उसमें मैं एक एग्जांपल जोड़ूंगा। आपने जो मेरी किताब में भी मैंने जिक्र किया था, जो 2017 में चुनाव जीते थे, तो यूपी में इसी कास्ट इक्वेशंस की जो बात कर रहा हूं मैं, उसमें मैंने एक लिखा है कि कैसे जब सुनील बंसल पहले अमित शाह जी के साथ सह प्रभारी के रूप में मतलब असिस्ट कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, और बाद में संगठन मंत्री बन के गए वहां पे, तो उनको एक कार्यकर्ता ने फेसबुक पे 2 फोटो पोस्ट किया था। एक 6 महीने पुरानी फोटो थी और 6 महीने बाद की फोटो थी, मतलब यानी 2 फोटो एक ही मंच की फोटो थी, और उन्होंने लिखा था कि बदलती भाजपा। तो उस संगठन मंत्री ने उस कार्यकर्ता को फोन किया, तो कार्यकर्ता ने पूछा उनसे कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई साहब, आप उस दोनों फोटो को देखिए, यानी जो पहली वाली जो तस्वीर थी, उसमें मंच पे मैक्सिमम फॉरवर्ड क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ज्यादा बैठे हुए थे, लेकिन जो नेक्स्ट फोटो था उसमें एमबीसी, दलित्स और फॉरवर्ड कास्ट, यानी कास्ट का पूरा एक गुलदस्ता बना करके, सामाजिक समीकरण का एक गुलदस्ता बना करके रखा हुआ था। जो ये अभी बद्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी एक कनेक्ट करके रखी हुई है बीजेपी, और बीजेपी में एक चीज जो बीजेपी की स्ट्रेटजी का जो भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी अभी मायावती को लेकर के बहुत क्लियर नहीं है। मायावती कहाँ है, क्या कर रही है, मायावती को लेकर अभी कोई क्लैरिटी बीजेपी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, लेकिन अखिलेश को लेकर के जो समाजवादी पार्टी है, उसको लेकर के पार्टी बहुत क्लियर है कि पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद ये एक एहसास हुआ है कि ठीक है, एक अपोजिशन भी अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो बाकी जो 20% वाला मामला है उसको बीजेपी पूरी तरीके से माइनस करके ही चले। जी, सपा के केस में तो वो दिख ही रहा है कि उनके पास नेता है, काडर है, नैरेटिव नहीं है काउंटर करने के लिए। बद्रीनारायण जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बसपा में फिर से उठापटक दिख रही है और इस चीज को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और दशकों से हो रही है। दरअसल मतलब कम से कम 6-8 साल से तो हो ही रही है कि मायावती का राजनीतिक वारिस कौन। इन बिंदुओं पर अगर आप प्रकाश डाल सकें, लालजी वर्मा वगैरह को हटाया जो मैंने शुरुआत में बताया था वो। ये मायावती का, जब तक मायावती है कोई वारिस नहीं, वैसे मायावती खुद अपना वारिस है। लेकिन जैसा होता है कि पॉलिटिक्स में आप दूसरे को कल्टीवेट करते हैं, पॉलिटिक्स जो वही पॉलिटिक्स सफल होती है जो अपना सेकंड लीडरशिप पैदा करती है। तो अगर आप वैसे देखें तो जो इस तरह होता क्या है कि बीएसपी भी धीरे धीरे एक परिवार की पार्टी जैसी, यानी इसका एक डेमोक्रेटिक जो चरित्र है टॉप लेवल पे वो खत्म हो गया है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो उनका जो भतीजा है वो सेकंड लीडरशिप के रूप में इमर्ज कर सकता है। सतीश जी से कोई आप आशा नहीं कर सकते हैं उनको लीडरशिप। भतीजा उनका आकाश, उनके भाई आनंद का बेटा आकाश, हाँ आकाश को उन्होंने पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि बहुत महत्वपूर्ण ढंग से फ्लैश किया था, अपने साथ रखी थी। और आकाश टेक्नोसेवी हैं, मतलब ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं। वो सारा जो एक जो दलित इलीट है, दलित इलीट को सूट भी करते हैं। तो उस डिस्कोर्स में वो हो सकता है, क्योंकि अब बीएसपी के पॉलिटिक्स का कैरेक्टर भी बदल रहा है, क्योंकि जो दलित मास है उसका चरित्र बदल रहा है। दलित मास पहले एक कहते हैं ना जो रूरल लीडरशिप को, रूरल काइंड ऑफ नेता को पसंद करती थी, लेकिन अब उनका जो ओपिनियन मेकर क्लास है उसमें भी एक खास तरह का अभिजात्य, जो पढ़ा लिखा या स्मार्ट, उस तरह का इमेज वहां भी अब फ्लैश महत्वपूर्ण होने लगा है। तो बीएसपी के जो सेकंड लीडरशिप है उसमें अभी भी कोई नाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी को सेकंड लीडरशिप बनने नहीं दिया। जितने लोग बने, आपने देखा होगा कांशीराम के समय से जो जितने लोग थे उस समय से ही निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई, एक एक करके, बिल्कुल एक एक करके वो आज तक चली आ रही है। किसी को उन्होंने, यानी मायावती के सिवा और कोई ना दिखे। ये जो एक मीडिया में भी और पब्लिक वॉइस फेस में भी, लाइफ में भी, ये एक उनका बहुत विचित्र स्ट्रेटेजी है। मुझे नहीं पता क्यों है और किन कारणों से है, लेकिन सेकंड लीडरशिप का मामला यही है। लेकिन जो बीएसपी की क्राइसिस है सौरभ जी, वो ये है, और बीएसपी की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का पोजीशन की क्राइसिस है, जो आपने कहा कि वो एक आपने वो बात कह ही दी है एक तरह से कि उनके पास अपना कोई नैरेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है। यानी बीजेपी को अगर काउंटर करना है
तो आपके पास क्या नैरेटिव है? जैसे सोशल जस्टिस का नैरेटिव, यानी आरक्षण मिलना चाहिए, या दलितों के साथ अन्याय हुआ है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, वो फेडेड हो रहा है। अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अन्याय नहीं हो रहा है, लेकिन वो नैरेटिव में, बड़े नैरेटिव का रूप में अब नहीं रह जाएगा। तो अब आपको देखना ये, अच्छा दलित जनता का भी चरित्र बदल रहा है, उनकी लाइकिंग बदल रही है, दलितों को जो जाति का हिंदुत्वकरण हुआ है, दलितों में भी एक हिंदुत्व कॉन्सियसनेस का प्रसार हुआ है, बहुत सारी चीजें घटित हुई है इस पिछले 20 सालों में, यानी 90 के बाद में ड्रेस्टिक चेंज है सामाजिक समूहों के चरित्र में। तो अब उसका परिणाम, अब उसमें बीएसपी या समाजवादी पार्टी किस तरह से एक नई नैरेटिव खड़ा करती है, सोशल जस्टिस के नैरेटिव को लेते हुए उससे भी बड़ी कोई नैरेटिव खड़ी करे, तभी बीजेपी की नैरेटिव को काउंटर कर पाएगी। बीजेपी का नैरेटिव बहुत बड़ा नैरेटिव है, बहुत सर्किल उसका बड़ा है, उस सर्किल को सोशल जस्टिस का नैरेटिव एक छोटा सर्किल तो बनाता है, लेकिन बहुत बड़ा सर्किल नहीं बना पाए, बशर्ते कि कोई इस तरह का बयान ना आ जाए जैसे बिहार इलेक्शन में मोहन भागवत का बयान आ गया था। अगर उस तरह कोई बयान आ जाता है तो फिर सारी पॉलिटिक्स रिवॉल्व उलट जाएगी। तो एक नैरेटिव की भाषा की क्राइसिस, यानी बीएसपी की क्या भाषा होगी अगले राजनीति में, मोबिलाइजेशन की लैंग्वेज क्या होगी, नैरेटिव क्या होगा, ये क्राइसिस बीएसपी के साथ भी है, एसपी के साथ भी है। कांग्रेस के साथ ही क्राइसिस नहीं है, कांग्रेस के पास क्लियर कट नैरेटिव है उसके पास, लेकिन उसके पास क्राइसिस उत्तर प्रदेश में मास बेस कार्डर्स की, संगठन की जो नहीं है, और वो कैसे बनेगा ये लगता है कांग्रेस और नेता। हालांकि मैंने कहा था कि ये आखिरी सवाल है, पर आप दोनों विद्वानों से एक सवाल, कॉमन सवाल है दोनों लोगों से। संतोष जी, समय है 5 मिनट का? बिल्कुल। ये अगर हम फेज देखें जो इलेक्शन की होते हैं, तो वेस्टर्न यूपी से इलेक्शन शुरू होता है। किसान आंदोलन का जो असर है वो हमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चाहे 2014 का चुनाव हो, मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो एक रीअरेंजमेंट हुआ कास्ट पॉलिटिक्स का, या और भी नैरेटिव थे, सिर्फ वही एक नहीं था, 2017 के चुनाव की बात हो सब, तो क्या इसको लेकर भी कुछ बीजेपी को सशंकित होना चाहिए कि वेस्टर्न यूपी में उन्हें नए सिरे से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा किसान आंदोलन के आलोक में? इसको लेकर पार्टी में अंदर खाने किस तरह की चर्चा है संतोष जी? सौरभ जी, देखिए, किसान आंदोलन को लेकर बहुत स्पष्ट है। जब आंदोलन चल रहा था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, और प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जब अपने संबोधन किए थे, मैसेज बहुत क्लियर था उनका। स्पष्ट तौर से है कि हमने जो किसानों के हित में काम किए हैं और ये जो आंदोलन हो रहा है, उनका ये मानना है पार्टी का कि ये कहीं ना कहीं एक प्रायोजित तरीके से किया गया है। इसमें उनका ये मानना है कि जो वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं, इवन जो मीटिंग्स, जो विज्ञान भवन में जो कई राउंड्स की जब मीटिंग्स चली, उसमें भी बिल्स पे जो आपत्ति है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के सामने नहीं आ पाई कि हाँ भाई ये प्रावधान बदल दीजिए। उसमें कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं है। तो पार्टी की ओर से सिर्फ ये है कि हमको अपनी ओर से जो हमारा नैरेटिव है, हम जो अपनी बात कह रहे हैं, वो हम बहुत जोरदार तरीके से रखें, हम लोगों को कन्विंस करें। अगर आप आज के समय में सोशल मीडिया देखें या बीजेपी की और भी स्ट्रेटजी, आप प्रधानमंत्री के स्पीचेस को आप देखिए, लगातार किसानों को लेकर जब भी बात होती है, वो बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं कि इस बार हमने एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीद की, हमने खास तौर से इतने किसानों को इतना दिया। उसमें खास तौर से पंजाब का जिक्र होता है, पंजाब के किसानों को इतने पे हमने सब कुछ दिया। तो बार बार उसका जिक्र हो रहा है गवर्नमेंट फोरम से। और गवर्नमेंट खास तौर से, मैं एक चीज बताऊंगा कि किसानों को लेकर के जो नीति है सरकार की, अगर आप देखेंगे तो सरकार अपनी ओर से ये बताना, सरकार और पार्टी दोनों ये बताना चाह रही है कि किसानों के साथ हर स्टेज में बीजेपी या सरकार कैसे खड़ी है। कि जब बुआई से पहले हम आपको क्या देते हैं, जैसे वो सॉइल हेल्थ कार्ड वाली बात करते हैं, उसके बाद जो से फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं, बुआई के दौरान क्या देते हैं, तो पीएम किसान सम्मान निधि है, फिर कुछ हेल्पलाइंस नंबर दिए हुए हैं फसल के लिए, बीज के लिए 2000 रुपये जो सम्मान निधि बताया मैंने, ये। फिर फसल के बाद क्या, मतलब बुआई के बाद क्या, तो बुआई के बाद जो है जब फसल कटने का समय आता है तो हम उसका जो है वो फसल बीमा है, ई नाम जैसे पोर्टल जैसे किसानों को उस बाजार से जोड़ रखा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सरकार अपनी ओर से कि उनका ये मानना है कि हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी जानबूझ के कुछ लोगों ने मिल करके उसको बरगलाया है कुछ लोगों को, और इसलिए किसान आंदोलन इतना आगे है। बीजेपी अपनी ओर से इन सब चीजों को, जो उन्होंने काम किए हैं और जो काम किए जा रहे हैं, उस नैरेटिव्स को लेकर के एक कन्विंस करने की कोशिश करेगी।
जी बद्रीनारायण जी। हाँ देखिए सौरभ जी, मेरा ये मानना है, एक स्टोरी का एक साइड संतोष जी ने बोला, दूसरी साइड में बताना चाहूंगा जी कि अगर आप ट्रैक देखें पंजाब किसान आंदोलन के प्रभाव, किसान आंदोलन का प्रभाव तो पड़ेगा अगले चुनाव के जो पूरी जो स्वरूप है उसमें किसी न किसी रूप में पड़ेगा। डिस्कोर्स को तो प्रभावित करेगा ही, वोटिंग को भी प्रभावित करेगा, लेकिन किसको, कौन है, यानी पंजाब से लेके अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये कुछ 2-3 जातियों का बेस जो है किसान आंदोलन का, अगर आप बेस में देखें 2-3 जातियां महत्वपूर्ण, और वो 2-3 जातियां ही उनका लॉस होगा। उस लॉस को भरने के लिए जो जातीय, कहते हैं ना जाति को जाति से काटे, यानी फिर वो वहां पर जाति का कैंडिडेट लड़ेगा और जाति का कैंडिडेट लड़ेगा तो उस लॉस को वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो किसान आंदोलन, वैसे किसान आंदोलन नेता कहते हैं कि पूरे देश का आंदोलन, उत्तर प्रदेश, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, हर जगह की रिप्रेजेंटेशन भी वहां दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पर वो पॉपुलर नैरेटिव नहीं बन पाया। पॉपुलर नैरेटिव वो इन्हीं क्षेत्रों में बना है जो दिल्ली के आसपास, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब। और यहाँ पर जो बीजेपी फिर देखिएगा एक तरह से यानी जो अगेंस्ट में डोमिनेंट कास्ट वर्सेस अदर्स का एक सोशल अलायंस तैयार करेगी। जैसे जाट के वर्सेस जितनी अदर जातियां हैं वो, और जाट के तो वोट काटने की कोशिश ही करेगी, मतलब वो जाति से अगर उस जाति का कैंडिडेट लड़ेगा तो उनका अपना होगा, और शेष अदर जातियों को अपने साथ जोड़ेगी और जोड़ करके उनका मुकाबला करेगी। यानी क्राइसिस देखिए बीजेपी के साथ जो संतोषी करते हैं ना, कि जो आप सही में कर रहे हैं, आप बताते हैं आपने ये किया, हमने ये किया, वो तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि चुनावों में एक बड़े नैरेटिव की जरूरत है। बड़ा नैरेटिव बीजेपी को अभी खड़ा करना है किसान आंदोलन को लेकर। अभी मुझे लगता है कि जो जद्दोजहद है वहां भी वो यही है कि ठीक है, हमें अपने को डिफेंड तो करना है, अपने पोजीशन को डिफेंड करना है, लेकिन पोजीशन का एक वृत्तांत तो खड़ा करना है। उस पोजीशन का वृत्तांत अभी खड़ा होना है, वो शायद अगले चुनाव को इवॉल्व करके आ जाए, और वो भी आएगा तो मोदी की तरफ से ही आएगा। आप देखिएगा उसको भी जो भाषा है वो मोदी ही देंगे, उसको कहते हैं उसमें भाव योगी जी भरेंगे, उसमें कहते हैं ना, लेकिन भाषा वही दी। तो ये एक मुझे लगता है कि इस तरह से ये राजनीति शायद बदले। और कोरोना, देखिए अभी हम लोगों ने जो बात नहीं करी, वो कोरोना, आपने शुरू में कहा था कोरोना का जो इम्पैक्ट है उसको और गहराई से हम लोग शायद ये बात, क्योंकि वो इनके ब्रांड मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, क्योंकि शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ये ना जानता हो कि उसके करीब का कोई व्यक्ति ना गुजरा हो, है ना। तो जो आंकड़े को लेकर बात हो रही है कि आप नंबर नहीं, हर व्यक्ति के पास कहानी है अपनी एक, अब वो कितनी प्रभावी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक मच रिपीटेड टर्म है टीना फैक्टर, की क्या कोई ऐसा क्रेडिबल अपोजिशन है जो ऐसा नैरेटिव पेश करे कि जो नाराजगी अगर इनसे है तो वो उस तरफ ट्रांसफर हो, जैसा बीजेपी कर ले गई 2014 या 2017 के चुनाव में। ठीक है संतोष जी, बद्रीनारायण जी, आपने इतना समय दिया, बातचीत की, बहुत धन्यवाद आपका।